इतनी जल्दी वापस मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ट्विटर और क्या? स्पैरो बॉस ने पूछा। अभी तुमने कहा था कि एक ह्यूमन सीधे उस जगह की तरफ दौड़ रहा था जहां मैं रॉब द रिच एंड हेल्प द पुअर कर रही थी। ये आखिर मामला क्या था? शिवा ने सवाल किया। इसके बाद तीनों लिटिल स्पैरोज ने जो कुछ उन्होंने देखा था वो सब डिटेल में चीसेहुआ को बताया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छिपकर रहने वाली और पहले शिकार हो चुकी एक्सपीरियंस्ड सेवन कलर्ड फ्लावर ये बातें सुनते ही पूरी तरह अलर्ट हो गई। उसने मन ही मन फैसला किया कि आगे से जब भी रॉब द रिच एंड हेल्प द पुअर करेगी तो जल्दी डिसीजन लेगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगी। मिस इन्वेस्टिगेटर, जो कुछ हमें बताना चाहिए था वो सब हम बता चुके हैं। ट्रैश कैन तोड़ने और इधर उधर गंदगी करने का फाइन भी भर दिया है। अब क्या हम जा सकते हैं? चिसे हुआ से सबक खा चुके यंग मैन ने जेंग चाओ से पूछा। नोट्स लेते हुए चाओ ने अपना पेन रोका और सामने खड़े यंग मैन से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, शराब पीने के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय मत करना, वरना अगली बार अगर ऐसा सबक मिला तो शायद इतना सिंपल नहीं होगा। ये सुनते ही यंग मैन सिहर गए। उन्हें चीसे हुआ की पंचेस और किक से मिला दर्द अब भी याद था। वो दर्द सच में अनबेरेबल था। वे दोबारा ऐसा कुछ झेलना नहीं चाहते थे। याद रखेंगे, याद रखेंगे, आगे से कभी पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वे बार बार सिर हिलाते हुए बोले, फिर एक दूसरे का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए वहां से चले गए। एली में खड़े लुओ सॉन्ग ने जमीन से उगी हुई घनी घास को देखा, फिर उन वीड्स को स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट कर रहे काइडोंग से पूछा, काइडोंग, रिजल्ट आया? साइकिक फ्लक्चुएशन की इंटेंसिटी कितनी है? काइडोंग ने डिटेक्शन डिवाइस समेटते हुए लुओसोंग और एली में आ चुकी जेंगचाओ से कहा, ये वीड्स एबिलिटी से कैटलाइज की गई हैं। स्पिरिट डिवाइस के अनुसार साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन की स्ट्रेंथ लगभग सेकंड स्टेज की अर्ली फेज पर है। हे भगवान, तो वो बच्चा सच में सेकंड स्टेज अर्ली फेज की स्ट्रेंथ रखता है? ये कल्टिवेशन टैलेंट तो बहुत ही टेरिफाइंग है, जेंग चाओ ने शॉक में कहा। टारगेट को ढूंढने से पहले कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक नहीं, लुओसोंग ने सोचा और फिर बोला, मैंने ब्यूरो में रजिस्टर्ड एबिलिटीज देखी हैं। उनमें एक पावर है, रिजुविनेशन, जो इंसान को बच्चे जैसा दिखा सकती है। हो सकता है हमारा टारगेट भी इसी तरह की एबिलिटी रखता हो। कैडोंग और जेंग्याओ दोनों ने सिर हिलाया। एबिलिटीज की दुनिया में अजीबो-गरीब पावर्स की कोई कमी नहीं थी। बच्चे का रूप ले लेना कोई असंभव बात नहीं थी। इतनी कम उम्र में सेकंड स्टेज अर्ली फेज तक पहुंचना, ऐसा व्यक्ति अब तक सामने नहीं आया था। इसलिए यह मानना ज्यादा लॉजिकल लग रहा था कि टारगेट ने एबिलिटी से खुद को बच्चे में बदला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लुओसोंग ने कहा। चलो घर चलते हैं, कल आगे देखेंगे। इसके बाद तीनों वेस्ट एंड से निकल गए। वापसी के रास्ते में वे टारगेट को पकड़ने के पॉसिबल प्लान्स पर चर्चा करते रहे। जब खीसे हुआ वापस लिनफे के घर पहुंची, तब रात के 10 बजे से भी आगे का समय हो चुका था। वह बालकनी में खड़ी होकर लिविंग रूम की तरफ देखने लगी। उसे लिनफे सोफा पर बैठा मोबाइल फोन में गेम खेलता दिखा और बीच बीच में उसके मुंह से फेमिलियर गेम टर्म्स निकल रही थी, जैसे शूटर, मेज, जंगलर, कैचिंग पीपल। इन वर्ड से चिसुआ समझ गई कि लिनफे कौन सा गेम खेल रहा है, और ये भी कि वह अपने दो दोस्तों के साथ ऑनलाइन खेल रहा है। गेम में ऐसा क्या मजा है? मुझे तो समझ नहीं आता। गेम खेलने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा टीवी देख लो या चेस खेल लो। चिसुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर वह अपने फ्लावर पॉट में कूद गई, पैरों को मिट्टी में गाड़ा, आंखें बंद की और एक नॉर्मल फ्लावर बन गई। बूम! एनिमी का बेस उड़ गया। स्क्रीन पर विक्ट्री शब्द आते ही लिनफे ने लंबी सांस ली और दिल में जमा टेंशन धीरे धीरे खत्म हो गया। सोचो, स्पिरिट वर्ल्ड में फिफ्थ टियर लॉर्ड लेवल के एग्जिस्टेंसेस से लड़ते समय भी वह नर्वस नहीं होता, लेकिन इस सुप्रीम ग्लोरी गेम को खेलते वक्त नर्वस हो जाता है। ये गेम सच में स्कैरी है। लिनफे, अगर तुमने अभी वो मिस्टेक न की होती तो हम ये मैच बहुत पहले जीत चुके होते। तुम्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फोन से जोयू की थोड़ी लेजी आवाज आई। मुझ पर ब्लेम कैसे डाल रहे हो? लिनफे ने पलटकर कहा। अगर तुम और शाओरू ने मुझे साथ में लेन पकड़ने को कहा होता तो मैं एम्बुश होकर मरता ही नहीं। लिनफे, कभी कभी मिनी मैप भी देख लिया करो, वांग शाओरू ने हंसते हुए कहा। पिछली बार ओपोनेंट साफ मैप पर दिख रहा था, फिर भी तुम वहां चले गए। ये तो मिस्टेक थी। तीनों के बीच उस मिस्टेक को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई।
लिनफे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मानता रहा कि गलती उसकी नहीं थी, लेकिन 2 वर्सेस 1 में वह आखिरकार बिना सस्पेंस के हार गया। लिनफे ने सिर उठाकर दीवार पर लगी क्लॉक देखी। टाइम हो चुका था 10:30। उसने जोयो और वांगशारू से कहा, अब काफी हो गया, आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल रात फिर खेलेंगे। ओके। वॉइस कॉल हैंग अप होने के बाद लिनफे ने गेम बंद किया और बालकनी की तरफ देखा। चीसे हुआ अपने फ्लावर पॉट में शांति से बैठी थी। उसने उनसे बाहर जाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। हाथ उठाकर उसने नियानमो से लाइट ऑफ की, फिर अपने कमरे में जाकर सोने चला गया। बालकनी में आधी नींद में पड़ी सेहुआ ने लिविंग रूम की लाइट बुझते ही आंखें खोली। मूनलाइट में तिल के दाने जितनी छोटी आंखें कुछ बार चपकी और वह पजल्ड होकर सोचने लगी, लिनफे ने मुझसे और लिटिल स्पैरो से ये क्यों नहीं पूछा कि हम कहां गए थे? क्या अब उसे हम पर इतना भरोसा हो गया है? लाइट्स ऑफ, स्लीप मोड ऑन। बेडरूम में लेटने के थोड़ी देर बाद ही बेडसाइड टेबल पर रखा लिनफे का मोबाइल फोन बज उठा। अभी अभी नींद आने लगी थी और वो फिर से जाग गया। कौन है ये जिसे रात में सोना नहीं है? लिनफे ने बड़बड़ाते हुए आंखें खोली। उसने फोन उठाया और देखा कि वीचैट मैसेज भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि बैशी थी। ये देखकर वह काफी सरप्राइज्ड हुआ। गुड इवनिंग बॉस, मुझे कुछ ट्रबल्स आ गए हैं, क्या मैं आपसे हेल्प मांग सकती हूँ? बाइशी ने सच में मुझसे हेल्प मांगी। ये रेयर ही होता है। लिनफे को वैसे भी अपनी इस मेहनती और ओबीडियंट एम्प्लॉई से काफी लगाव था। दूसरी तरफ से आया मैसेज पढ़ने के बाद लिनफे ने टाइपिंग करके रिप्लाई किया, यस, बताओ किस बात में हेल्प चाहिए? बाइशी ने एक वॉइस मैसेज भेजा। उसने लिनफे को अपने पिता बाई डेजी और उस ब्लॉन्ड यंग मैन लिू जिपेंग के बारे में बताया, जो दोपहर में डेट कलेक्ट करने आया था। ये बाय डेज सच में एक स्कैमर ही निकला। ऐसा पिता जिसे गैम्बलिंग और गेमिंग के लिए पैसे उधार लेने की आदत हो, उसके साथ बाइशी की किस्मत भी कुछ खास नहीं थी। बाइशी की आवाज सुनने के बाद लिनफे के दिल में उसके लिए अफसोस उमड़ आया। ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे साथ लोन कंपनी चलूंगा। तुम कल दुकान आ जाना, उसी वक्त मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। थैंक यू बॉस। लिनफे की हामी सुनकर बाइशी थोड़ी एक्साइटेड हो गई। कोई थैंक्स नहीं, जल्दी सो जाओ, फे ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड नाइट बॉस। लिनफे ने फोन की स्क्रीन लॉक की, उसे बेडसाइड टेबल पर रखा और फिर दोबारा लेटकर सो गया। लिनफे की फ्लावर शॉप से कुछ स्टेशंस दूर एक थोड़ा पुराना रेजिडेंशियल कम्युनिटी था, जहां बाइशी अपनी मां के साथ रहती थी। इस समय तक कम्युनिटी के ज्यादातर घरों की लाइट्स बंद हो चुकी थी और लोग सो चुके थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहां अब भी तेज रोशनी थी, वही घर जहां बाइशी रहती थी। बेडरूम में बैठी बाइशी ने लिन फे की भेजी हुई आवाजों को बार बार सुना। जो मन पहले बादलों से ढका हुआ था, अब पूरी तरह साफ और सनी हो चुका था। आज लोन कंपनी के लोग घर तक आ गए थे। अपने पिता के बारे में सब जानने के बाद बैशी ने तय किया था कि वह इस मामले से दूर ही रहेगी, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसका दिल पिघल गया। मगर लोन कंपनी जैसी जगह पर वह कभी गई नहीं थी। अकेले जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। काफी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर लिनफे से हेल्प मांगी। उसके दिल में उसका बॉस उन सब लोगों में सबसे रिलायबल और पावरफुल था जिन्हें वह जानती थी। अगली सुबह लिनफे उठा, घर पर हल्का ब्रेकफास्ट किया और बाहर निकल गया। सुबह की धूप दोपहर जैसी तेज नहीं थी। सड़क पर बहुत से लोग अर्ली मॉर्निंग रन करके लौट रहे थे, एक्सरसाइज खत्म करके घर जाने का समय। लिनफे ने स्पेस टेलीपोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया। वह आराम से पैदल ही फ्लावर शॉप की तरफ चल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद लिनफे अपनी दुकान पर पहुंच गया। हालांकि वह हमेशा कहता था कि दुकान का टाइम 9 से 5 है, लेकिन बाइशी अपने बॉस की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी और हर बार हाफ एन आवर पहले ही दुकान खोल देती थी। अब टाइम था 8:40। दुकान के बाहर खड़े होकर लिनफे ने अंदर झांका। स्लीवलेस व्हाइट ड्रेस पहने बाइशी हाथ में पानी की बोतल लिए दुकान में रखे स्पिरिचुअल प्लांट्स को पानी दे रही थी। आज इतनी जल्दी? लिनफे अंदर आते हुए बोला। आवाज सुनते ही बाइशी ने पीछे मुड़कर देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया और कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। लिंगजी को पानी देने का काम अभी छोड़ दो। चलो, जिस लोन कंपनी की बात कर रही थी वहां चलकर मामला हैंडल करते हैं, ने कहा। बाइशी ने हल्के से कहा। उसने पानी वाली केटल यूटिलिटी रूम में रखी, फिर दुकान की लाइट्स बंद की। फ्लावर शॉप के ग्लास डोर पर सस्पेंडिंग साइन टांगा,
और फिर दोनों दुकान के सामने सड़क पर टैक्सी लेने चले गए। किस्मत अच्छी थी, कुछ ही मिनटों में एक खाली टैक्सी उनके सामने रुक गई। दोनों कार में बैठे। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है? बाईशी ने अपने बैग से बिजनेस कार्ड निकाला, एड्रेस देखा और बोली, शीनान बिल्डिंग चलिए। कार चल पड़ी। कैबिन में सन्नाटा छा गया। बाईशी ने सिर झुका लिया और उंगलियों से खेलती रही। लिनफे बगल में बैठा, दाहिना हाथ विंडो पर टिकाए बाहर का स्ट्रीट व्यू देख रहा था। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से पीछे का सीन देखा। उसे ये जोड़ी काफी इंटरेस्टिंग लगी। लड़के का एक्सप्रेशन बिल्कुल calm और कैजुअल था, जबकि लड़की थोड़ी सॉफ्ट, वीक और टिमिड लग रही थी। शिनान बिल्डिंग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्थित था। आज ट्रैफिक जैम नहीं था, इसलिए टैक्सी ने लिनफे और बाईशी को जल्दी ही डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। कार रोकते वक्त बाईशी ने खुद आगे बढ़कर पैसे ड्राइवर को दिए। लिनफे ने रोकने की कोशिश नहीं की। आखिर हेल्प तो उसी ने मांगी थी, और अगर वह जिद करता तो बाईशी को जरूर ऑकवर्ड लगता। ड्राइवर ने पैसे लेकर पहले लिनफे को देखा, फिर सामने बैठी उस नाजुक सी लड़की को। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये आदमी इसका बॉयफ्रेंड है तो शायद इस लड़की को इसी ने दबाकर रखा हुआ है। बाईशी ने चेंज लिया और कार से उतर गई। न उसे और न लिनफे को ड्राइवर की इस गलतफहमी का जरा भी अंदाजा था। लीड करो, मैं यहां पहले कभी नहीं आया हूं। रूट पहले चेक किया था ना? लिनफे ने पूछा। कल रात ही चेक कर लिया था। बाईशी ने सिर हिलाया और मोबाइल पर नेविगेशन ऑन कर लिया। जहां टैक्सी से उतरे थे वहां से शिनान बिल्डिंग ज्यादा दूर नहीं था। करीब 100 मीटर चलकर वे वहां पहुंच गए। दोनों एक फ्लावर बेड के पास से गुजरते हुए लगभग 70-80 फ्लोर्स वाली इमारत तक आए। आसपास की सारी फैसिलिटीज काफी नई लग रही थी। यही शिनान बिल्डिंग था, शायद पिछले साल के एंड में बना था। लिनफे और बाईशी अंदर दाखिल हुए। अब लगभग 9 बजने वाले थे और बहुत से व्हाइट कॉलर वर्कर्स ठीक टाइम पर ऑफिस पहुंच रहे थे। लिफ्ट के सामने खड़े ये लोग अपनी वर्क क्लोथ्स में थे। इंतजार करते हुए उनकी नजर कैजुअल कपड़ों में आए इस लड़के लड़की पर पड़ी। लड़का दिखने में साधारण था, बॉडी लैंग्वेज लेजी सी, लेकिन उसके बगल में खड़ी लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी सॉफ्ट और वीक सी अपीयरेंस लोगों में उसे प्रोटेक्ट करने की इंस्टिंक्ट जगा रही थी। डिंग डोंग, लिफ्ट आ गई। कई लिफ्ट्स के डोर्स खुले। लाइन में खड़े व्हाइट कॉलर वर्कर्स अंदर चले गए। लिनफे और बाईसी भी क्राउड के साथ एक लिफ्ट में दाखिल हो गए। लिफ्ट के डोर्स बंद हो गए। अंदर पूरी शांति थी, कोई बात नहीं कर रहा था। काम पर जाने की मजबूरी ने सबके मूड को थोड़ा हैवी बना रखा था। चीयरफुल होने के लिए शायद इवनिंग में ऑफ वर्क का इंतजार करना पड़े। लिफ्ट 36th फ्लोर पर रुकी। लिनफे, बाईशी और कुछ लोग बाहर निकले। शीनन बिल्डिंग का पूरा 36th फ्लोर उसी लोन कंपनी का था। लिफ्ट से उतरते ही लिनफे और बाईशी ने बस आगे चल रहे व्हाइट कॉलर वर्कर्स का पीछा किया और आगे बढ़ते चले गए। लिनफे और बाईसी आगे आगे चलते हुए इस फ्लोर पर काम कर रहे स्टाफ के पीछे चले। थोड़ी ही देर में वे लोन कंपनी के फ्रंट डेस्क पर पहुंच गए। फ्रंट डेस्क पर मौजूद रिसेप्शन स्टाफ ने एक नजर में समझ लिया कि लिनफे और बाईसी उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, हेलो मिस, मे आई हेल्प यू? हेलो, हमें इस जेंटलमैन से मिलना है, बाईशी ने कहा और अपने बैग से फिर से ल्यू जिपेंग का बिजनेस कार्ड निकालकर सामने बढ़ा दिया। रिसेप्शन स्टाफ ने कार्ड लिया और देखा। नाम पढ़ते ही एक रिसेप्शन लेडी मुस्कुराई। तो आप मैनेजर ल्यू जिपेंग से मिलना चाहती हैं? प्लीज वेट अ मोमेंट, मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूं। राइट, आपका नाम? मेरा नाम बाईशी है, बाईशी ने कहा। लिनफे ने कुछ नहीं बोला। डिडी। रिसेप्शन लेडी ने सामने रखे लैंडलाइन से एक नंबर डायल किया। हेलो, मैनेजर ल्यू, एक मिस बाई नाम बाईशी और एक जेंटलमैन आपसे मिलने आए हैं। बाईशी? ओ, उन्हें अभी मेरे ऑफिस भेज दीजिए। ओके मैनेजर ल्यू। कॉल कट करने के बाद रिसेप्शन लेडी ने लिनफे और बाईशी से कहा, सर, मिस, प्लीज कम विथ मी। लिनफे और बाईशी उसके पीछे पीछे लोन कंपनी के अंदर चले गए। इस कंपनी का ऑफिस एरिया काफी बड़ा था। कई एम्प्लॉयज कंप्यूटर्स के सामने बैठकर कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग कस्टमर से कॉल्स पर बात कर रहे थे। ऑफिस एरिया पार करते हुए रिसेप्शन लेडी उन्हें एक ऑफिस तक ले आई। उसने डोर नॉक किया और फिर अंदर पुश कर दिया। ऑफिस के अंदर डाइड ब्लॉन्ड हेयर वाला एक यंग मैन ऑफिस चेयर पर बैठा डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। हेलो मिस बाय, ल्यू जिपेंग ने काम अलग रखते हुए उठकर मुस्कुराकर कहा। आइए, यहां बैठिए। लिनफे और बाईशी को ऑफिस के सोफा पर बैठने का इशारा किया गया।
तीनों के बैठते ही लिू जीपेंग ने 3 डिस्पोजेबल कप्स निकाले और सबके लिए चाय डाली। प्लीज हैव सम टी। लिन फेई ने चाय उठाई और धीरे धीरे पीने लगा। वह चुपचाप बैठा रहा, बाइशी को बात करने देने के लिए। लिू जीपेंग ने बाइशी के बगल में बैठे लिन फेई की ओर नजर डाली। उसे पता था कि बाइशी का बॉस एक इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन उसने कभी उसे देखा नहीं था। इसलिए उसने लिन फेई को सिर्फ बाइशी का गुड फ्रेंड समझा, जो आज उसके साथ आया था। मैनेजर लिू, मैं आज अपने पिता का कर्ज चुकाने आई हूं। बाइशी ने बिना चाय पिए सीधे मुद्दे पर बात की। बाइशी का खुद यहां आना लिू जिपेंग को पहले से ही अंदाजा था। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराया। मिस बाय, प्लीज वेट अ मोमेंट। लिनफे और बाइशी की नजरों के सामने लिू जिपेंग उठा और अपने डेस्क की तरफ गया। उसने ड्रॉर खोली और उसमें से एक पोर्टफोलियो निकाला। उस पोर्टफोलियो में बाय डेजे की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। उसने पोर्टफोलियो खोला, एक डॉक्यूमेंट निकाला, थोड़ी देर देखा, फिर वापस रख दिया। इसके बाद वह पोर्टफोलियो लेकर लिनफे और बाइशी के पास लौट आया। दोबारा बैठते हुए उसने पोर्टफोलियो बाइशी को थमा दिया। बाइशी ने उसे लिया और डॉक्यूमेंट्स निकालकर देखने लगी। तभी लिू जीपेंग ने याद दिलाया, इंफॉर्मेशन के नीचे आपके पिता का लिखा हुआ आईओयू भी है। यह सुनकर बाइशी ने पेजेस पलटे। सच में नीचे वही फेमिलियर हैंडराइटिंग थी। आईओयू पर लिखा लोन अमाउंट उसकी आंखों में चुभ गया और उसके दिल में एक अजीब सी घुटन भर गई। लिनफे पास में बैठा चुपचाप चाय पीता रहा। पूरे प्रोसेस में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे मामलों में दखल देना ठीक नहीं था। कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक बात थी। ऊपर से बाइशी पहले ही बता चुकी थी कि यह लोन कंपनी पूरी तरह रेगुलर है और कोई इलीगल काम नहीं करती। बाइशी ने डॉक्यूमेंट्स और आईओयू वापस पोर्टफोलियो में रख दिए। फिर उसने बैग से मोबाइल निकाला और पूछा, मैनेजर लिू, क्या मैं मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, लियूपेंग मुस्कुराया और उसने एक बैंक कार्ड नंबर बताया। डिंग डोंग। बाइशी ने 1,10,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। लियूपेंग ने अपने मोबाइल पर चेक किया और कहा, मनी रिसीव्ड, पोर्टफोलियो आप रख सकती हैं। मैनेजर लिू, मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, बाइशी ने कहा। मेरे पिता अभी कहाँ हैं? मुस्कुराया। वह फिर उठा, डेस्क तक गया और वहां रखे लैंडलाइन से कॉल बैक बटन दबाया। कुछ ही सेकंड्स में कॉल कनेक्ट हो गई। हेलो, मैं हूं। बाइडेजे का जो पैसा बकाया था वो चुका दिया गया है, उसे छोड़ दीजिए। जरा रुकिए। उसने फोन से मुंह हटाकर सोफा पर बैठी बाइशी की तरफ देखा। मिस बाई, क्या आप अभी अपने फादर से कुछ कहना चाहेंगी? बाइशी ने हल्के से कहा और उठकर लिपेंग के पास आ गई। बाइडेजे को फोन दीजिए, ने अपने आदमी से कहा। फोन बाइशी के हाथ में आ गया। हेलो, मैं बाइडेजे बोल रहा हूं। रिसीवर से थकी हुई सी आवाज आई। डैड, मैं बाइशी, शी ने शांत आवाज में कहा। शाओशी, सॉरी, मैं। बाइडेजे कुछ देर चुप रहा, फिर बेटी से माफी मांगी। आगे क्या कहे उसे समझ नहीं आया। डैड, मॉम ने आपसे एक बात कहने को कहा है। बाइशी की आंखें लाल हो गई। कल सुबह 9:30 बजे आपको सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर डिवोर्स प्रोसीजर्स पूरे करने हैं। यह सुनते ही बाइडेजे का चेहरा सफेद पड़ गया। पिता की चुप्पी देखकर बाइशी ने आगे कहा, मॉम ने कहा है अगर आप नहीं गए तो वो कोर्ट में रूलिंग के लिए अप्लाई करेंगी। काफी देर की खामोशी के बाद बाइडेज ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, तुम अपनी मां से कह देना मैं कल सुबह टाइम पर सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाऊंगा। कॉल कट हो गया। बाइशी अपने हाथ में फोन पकड़े वहीं खड़ी रह गई। कल के बाद वह ऑफिशियली एक डिवोर्स्ड फैमिली की बच्ची होगी। ल्यूजिपेंग ने सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर पसरा खालीपन देखा। उसने दिल ही दिल में सिर हिलाया और आह भरी। लोन कंपनी में काम करते हुए उसने ऐसे न जाने कितने गैम्बलर्स देखे थे। कई बार उनका अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होता था। बाइशी, अब ये मैटर खत्म हो गया है। चलो चलते हैं। लिनफे ने पेपर कप में बची चाय एक ही घूंट में पी, फिर खड़ा हुआ और अभी भी स्टन्ड खड़ी बाइशी से कहा, लिसन। लिनफे की आवाज सुनते ही बाइशी तुरंत संभल गई। उसने लिनफे की तरफ देखा, हल्का सा सिर हिलाया और बोली, ठीक है बॉस। हूं? ल्यूजिपेंग, जो अभी तक दिल ही दिल में उस खूबसूरत लड़की के लिए आभर रहा था, बाइशी के मुंह से बॉस शब्द सुनते ही ठिठक गया। यह साधारण सा युवक इसका बॉस है? तो क्या यही वो इन्वेस्टिगेटर है जिसके बारे में बॉस ने बताया था? सच में बिल्कुल समझ नहीं आता। दिखने में एकदम ऑर्डिनरी, नन कोई खास ऑरा, न ही स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई फ्लक्चुएशन महसूस हुई। ऊपर से ये लेजी सा टेम्परमेंट, अब तक जितने इन्वेस्टिगेटर से मिला हूं उनसे तो बिल्कुल अलग है।
क्या ये सच में इन्वेस्टिगेटर हो सकता है? कुछ देर बाद लिन फे और बाइशी शिनान बिल्डिंग से बाहर निकल आए। इस वक्त बाहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था और सुबह की ठंडक अब हल्की पड़ने लगी थी। अभी जो तुमने लोन कंपनी को 1,10,000 ट्रांसफर किए, उसमें से काफी हिस्सा उधार का था, है ना? लिन फे ने चलते चलते बाइशी से कहा। हाँ, बाइशी ने सिर हिलाया। मेरी माँ ने मेरी आंट से उधार लिया था। अभी तुम्हारे पास कितना पैसा बचा है? लिन फे ने फिर पूछा। बाइशी ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। अरिफे ने उसे देखा और हल्की सी सांस भरी। उसने जेब से फोन निकाला, वीचैट खोला, बाइशी की चैट खोली और उसे 3,000 ट्रांसफर कर दिए। मैंने तुम्हें वीचैट पर 3,000 भेज दिए हैं, लिनफे ने कहा। इसे अगले महीने की सैलरी का एडवांस समझ लेना। लिनफे के बगल में चल रही बाइशी ये सुनते ही रुक गई। लिनफे भी रुक गया और थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तुम लिनफे कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा बाइशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पल भर को समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। थैंक यू बॉस, बाइशी ने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर शॉप में ये जॉब न होती तो मुझे नहीं पता आगे क्या करती। कोई बात नहीं, लिनफे ने थोड़ा अटपटा सा महसूस करते हुए कहा। तुम जैसी मेहनती और मोटिवेटेड एम्प्लॉय मिलना ये भी मेरी किस्मत है। वो साफ तौर पर रोती हुई लड़की को दिलासा देने में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं था। बॉस, बाइशी ने थोड़ी देर बाद पूछा, गैम्बलिंग इतनी बुरी चीज है, ये सब जानते हैं, फिर भी लोग खुद को रोक क्यों नहीं पाते? अ, इसका एग्जैक्ट जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लिनफे ने सोचा और बोला। शायद ये ह्यूमन नेचर से जुड़ा है। बस एक बात याद रखना, जैसे ही कोई गैम्बलिंग या ड्रग से जुड़ा दिखे, उससे तुरंत दूर हो जाना। ऐसे लोग रेयरली ही सुधरते हैं। मैं समझ गई, समझ गई। सड़क किनारे पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर एक आदमी और एक लड़की बैठे थे। लड़की कुछ कह रही थी और आदमी चुपचाप सुन रहा था। काफी देर बाद, बॉस, मेरी ये सब बातें सुनने के लिए थैंक यू, बाइशी ने कृतज्ञता से कहा। कोई बात नहीं, लिनफे ने शब्दों में थोड़ी कमी के बावजूद उसे एनकरेज किया। बस ये भरोसा रखो कि आगे के दिन जरूर बेहतर होंगे। बॉस, मैं पहले शॉप लौट जाती हूँ, बाइशी उठते हुए बोली। लिनफे ने देखा कि उसकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं और वो मेंटली थकी हुई लग रही थी। उसने कहा, आज घर जाकर आराम कर लो, शॉप मत जाओ। बाइशी ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बॉस, मैं अब ठीक हूं। ठीक है। ओ और हाँ, लिनफे ने कहा, कल मैंने कुछ बिस्किट्स खरीदे थे, शॉप में रख दिए हैं, खा लेना। इतना कहकर उसने डायमेंशनल स्पेस से एक प्लास्टिक बैग निकाली जिसमें स्पिरिट वर्ल्ड में बने स्नैक्स थे। बाइशी अब लिनफे की इस आदत की आदी हो चुकी थी, बिना कहीं से भी चीज निकाल लेना। उसने वो स्नैक्स लिए, उसके गालों पर हल्के से डिंपल्स उभरे। थैंक यू बॉस। इसके बाद लिनफे ने सड़क किनारे बाइशी के लिए टैक्सी रुकवाई। उसे गाड़ी में बैठते और जाते हुए देखकर वो बुदबुदाया, कितनी मेहनती लड़की है। स्पिरिट वर्ल्ड, सिटी लॉर्ड नी के आदेश के बाद उसके आदमियों ने पूरी रात तैयारी की। सुबह सूरज निकलने के साथ फिर से काम शुरू हुआ और आखिरकार सुबह 8 बजे तक मानशन ट्राइब को सपोर्ट करने के लिए जरूरी सारी मटेरियल्स तैयार हो चुकी थीं। पूर्व दिशा से उगता सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और लिंशुई सिटी भी और ज्यादा जीवंत होती जा रही थी। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में जाजन कोर्टयार्ड पार करता हुआ एक गार्डन में पहुंचा। आर्टिफिशियल माउंटेन्स, बहता पानी, नई हरी पत्तियां और खिलने को तैयार फ्लावर बड्स, नजारा काफी सुहावना था। वो पवेलियन तक पहुंचा और वहां चाय पीते हुए किताब पढ़ रहे जानी को देखकर थोड़ा हैरान होकर बोला, सिटी लॉर्ड, सूरज काफी ऊपर आ चुका है, दोपहर होने वाली है, लेकिन अभी तक मर्चेंट का कोई पता नहीं। आप जरा भी एंग्शियस नहीं लग रहे? जाजान, जानी ने शांत स्वर में कहा, इतने रेस्टलेस मत बनो। बड़े कामों में पेशेंस और प्रूडेंस बेहद जरूरी होती है। अभी टाइम है, चिंता मत करो। इतना कहकर उसने स्टोन टेबल पर रखे कप से चाय की एक चुस्की ली। रिपोर्ट। उसी वक्त एक लेजर्डमैन वॉरियर दौड़ता हुआ आया और पवेलियन में झुककर बोला, सिटी लॉर्ड मर्चेंट लिन आ चुका है। वो रिसेप्शन हॉल में इंतजार कर रहा है। आखिरकार आ ही गया, जानी ने मन ही मन कहा। अगर सच में निकल गया होता तो मेरी रेप्यूटेशन का क्या होता? उसने हाथ हिलाकर वॉरियर को जाने का इशारा किया और जाजान से बोला, देखा, आ गया नन। सिटी लॉर्ड का जजमेंट वाकई कमाल है, जाजान ने मुट्ठी जोड़कर सम्मान के साथ कहा। मर्चेंट आ चुका था तो दोनों ने गार्डन में रुकना सही नहीं समझा और तुरंत रिसेप्शन हॉल की ओर चल पड़े। सिटी लॉर्ड्स मैंशन के रिसेप्शन हॉल में लिन फे चेयर पर आराम से टिका बैठा था।
वो सर्वेंट्स द्वारा लाए गए रिफ्रेशमेंट्स खाते हुए अपने एम्प्लॉयर का इंतजार कर रहा था। टैप टैप, बाहर कॉरिडोर से स्टेडी फुटस्टेप्स की आवाज आई। कुछ ही पलों में दो लंबे चौड़े लाइजर्डमैन हॉल में दाखिल हुए। लिन फेई ने चाय का कप नीचे रखा, उठकर मुस्कुराया और कहा, सिटी लॉर्ड, सॉरी, कुछ काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। होप यू डोंट माइंड। कहिए क्या बात है, जानी ने शालीन मुस्कान के साथ जवाब दिया। बॉस लिन तो बहुत अर्ली आए। मिस्टर सिटी लॉर्ड, अब मुझे सप्लाईज लेने ले चलिए, इनफे ने कहा। मैं ये काम जल्दी निपटा दूं ताकि आगे की नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकल सकूं। नेक्स्ट ट्रिप? सिटी लॉर्ड नी के पास खड़े ईजन ने हैरानी से पूछा। बॉस लिन, क्या आप लिनशुई सिटी में रुककर बिजनेस करने का इरादा नहीं रखते? फे ने सिर हिलाया। फिलहाल लिनशुई सिटी में रुकने का कोई प्लान नहीं है। भविष्य में मौका मिला तो देखा जाएगा। लिन फे की ये बात सुनकर यीजन के मन में हल्की बेचैनी हुई। अगर ऐसे घूमने वाले ट्रेडर्स ही सप्लाई का सहारा न बने तो लॉजिस्टिक्स संभालना सच में मुश्किल हो जाता। नी ने यीजन जैसी ही बात सोची, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक लेटर और सप्लाईज की एक लिस्ट निकाली और लिनफे को दे दी। लिनफे ने दोनों चीजें ले ली और बिना लिस्ट को देखे ही उन्हें रख लिया। उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि कहीं डिलीवरी के बाद सामने वाला ये न कह दे कि सप्लाईज की क्वांटिटी गलत है और इसी बहाने ब्लैकमेल करे। वैसे भी लिन फे का सप्लाईज में कुछ हेरफेर करने का इरादा था ही नहीं। अगर सामने वाला सच में बेवजह ट्रबल करता तो और भी अच्छा होता। कम से कम वो खुलकर इस बैच को जब्त करके उसे बदनामी की कंपेंसेशन बता सकता था। इसके बाद नी और यीजन लिनफे को उस जगह ले गए जहां सप्लाईज रखी गई थी। वो एक बहुत बड़ा वेयरहाउस था जिसका एरिया 1000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा था। वेयरहाउस में घुसते ही लिनफे ने देखा अनाज की बोरियों के ढेर, सैकड़ों साइनिक वेपन्स और एक कोने में रखे कई बड़े वुडन बॉक्सेस जिन पर सील्स लगी हुई थी। उन बॉक्सेस में ज्यादातर हीलिंग मेडिसिन थीं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें थीं, तेल, नमक, मसाले, सिरका और कपड़ा वगैरह। लिनशुई सिटी का सिटी लॉर्ड मैंशन ट्राइब को सपोर्ट करने में सच में दिल खोलकर खर्च कर रहा है, ने मन ही मन सोचा। अगर इन सब सप्लाईज को स्पिरिट स्टोन्स में बदला जाए तो ये रकम काफी बड़ी होगी। किस्मत अच्छी है कि डिलीवरी का काम मुझे मिला। अगर कोई और होता तो शायद ये पूरी खेप बीच में ही गायब हो जाती। बॉस लिन, नी ने वेयरहाउस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मानशन ट्राइब के लिए जो भी मटेरियल्स तैयार की गई हैं सब यही हैं। ठीक है, लिनफे ने सिर हिलाया। वो आगे बढ़ा। हर बार जब वो किसी सप्लाई को छूता तो वो सामान हवा में घुलकर गायब हो जाता। पूरा प्रोसेस 5 मिनट से भी कम में खत्म हो गया। जो वेयरहाउस कुछ देर पहले सामान से भरा हुआ था अब बिल्कुल खाली था। हालांकि नी और यीजन पहले से जानते थे कि लिनफे की डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी बेहद पावरफुल है, लेकिन अपनी आंखों से दसियों हजार लोगों के लिए काफी सप्लाईज को यूं गायब होते देखना फिर भी उन्हें हैरान कर गया। अगर ऐसा इंसान लिनशुई सिटी से जुड़ जाए, दोनों के मन में एक सी सोच उभरी, तो हमारी आर्मी की लॉजिस्टिक्स कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। एक पूरा लॉजिस्टिक्स प्रोटेक्शन यूनिट फ्री हो सकता है और बैटलफील्ड में ऐड होकर ओवरऑल कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ा सकता है। ठीक है, लिनफे ने कहा, मानशान ट्राइब के लिए तैयार की गई सारी सप्लाईज मैंने कलेक्ट कर ली हैं। अब मैं वहीं के लिए निकलता हूं। लिनफे की एबिलिटी देखकर सिटी लॉर्ड नी ने तुरंत उसे ऑलिव ब्रांच थमा दी। बॉस लिन, उसने कहा, अगर आप लिनशुई सिटी में लॉन्ग टर्म शॉप खोलने का प्लान बनाएं तो मैं आपको शॉप बनाने के लिए एक पीस ऑफ लैंड फ्री में दे सकता हूं। फ्री लैंड? ये लिजर्डमैन सिटी लॉर्ड वाकई काफी जेनरस है, लिनफे ने मन में सोचा। वो मुस्कुराया और सिर हिलाया। थैंक यू मिस्टर सी लॉर्ड। अगर भविष्य में कभी लिनशुई सिटी में परमानेंट शॉप खोलने का प्लान बना तो मैं बेझिझक आपके पास आकर जमीन मांग लूंगा। बस तब आप आज की बात भूल मत जाएगा। नी ने यह नहीं सोचा था कि लिनफे तुरंत रुकने को मना कर देगा, लेकिन लिनफे की बातों से उसे यकीन हो गया कि यह ट्रेडर आगे चलकर जरूर लौटेगा। वो हंसा। चिंता मत कीजिए बॉस लिन, जब भी आप आएंगे जमीन देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। लिनफे की परफॉर्मनी का ऑफर दोनों को ही एक दूसरे से वो मिल गया था जो वो चाहते थे। वेयरहाउस में जो हल्की दूरी बनी हुई थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। नी और यीजान लिनफे को खुद शहर से बाहर छोड़ने वाले थे, लेकिन लिनफे ने मना कर दिया। मिस्टर सिटी लॉर्ड, बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं यहीं से सीधे मानशन ट्राइब निकल जाऊंगा। यहीं से? नी ने हैरानी से पूछा।
बॉस लिन, आप जाने का प्लान कैसे कर रहे हैं? और कैसे? लिनफे मुस्कुराया, सीधे उड़कर। ये कहते ही उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा और कुछ ही पलों में वो सिटी लॉर्ड्स मैंशन से 20 मीटर ऊपर हवा में ठहर गया। ये ये उड़ भी सकता है? नी और यीजन दोनों फिर से चौंक गए। यानी इसने दो एबिलिटीज अवेकन की हैं। इतनी बड़ी स्टोरेज स्पेस और साथ में फ्लाइट एबिलिटी। ऐसा व्यक्ति किसी भी फैक्शन के लिए अनमोल ट्रेजर था। मैं चलता हूं, लिनफे ने नीचे देखते हुए कहा। बॉस लिन, सेफ जर्नी। नी और यीजन ने चमकती आंखों से कहा। कुछ ही देर में लिनफे लिनशुई सिटी से बाहर उड़ चुका था। उसकी आकृति आसमान में एक काले बिंदु में बदल कर गायब हो गई। नी ने उस दिशा को देखा, फिर यीजन की तरफ मुड़कर बोला, ईस्ट मार्केट के बाहर जो खाली जमीन है उसे बाद में बॉस लिन के नाम रजिस्टर कर देना। आसमान में उड़ते हुए लिनफे ने हवा से बचने के लिए कोई बैरियर नहीं बनाया था। तेज हवा उसके बालों और कपड़ों को पीछे की ओर उड़ा रही थी। आसमान में सूरज की पोजीशन देखकर लगता है ये दिशा नॉर्थ है। इस डायरेक्शन में और 10 मिनट से ज्यादा उड़ने पर मंशन ट्राइब पहुंच जाना चाहिए। लिनफे मन ही मन सोचता रहा और ज्यादा तेज नहीं, एक स्टेडी स्पीड से आगे बढ़ता रहा। लाइजर्ड आइलैंड की ज्यादातर जमीन ग्रासलैंड थी। लिनफे 20 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ते हुए विशाल प्रेरी के ऊपर से गुजर रहा था। बीच बीच में कुछ जायंट एलियन बीस्ट्स घास के मैदान में शिकार करते दिखते और कभी-कभी इस आसमान से उड़ते शिकार पर हमला करने की कोशिश भी करते। लेकिन जो भी अजीब बीस्ट्स मुंह खोलकर उस पर चपटे, लिनफे ने अक्सर बिना स्पीड कम किए सीधे आगे उड़ते रहना चुना। इसी तरह 10 मिनट गुजर गए। सब कुछ स्मूथली चल रहा था और वो मैंशन ट्राइब के इलाके में घुसने ही वाला था। तभी एक फॉरेस्ट के पास से नीचे जमीन पर खड़े एक लिजर्ड मैन ने जोर से आवाज दी। आसमान में उड़ रहे इंसान, ध्यान दो। आगे जाने से पहले आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, वरना अटैक किया जाएगा। क्या स्पिरिट वर्ल्ड में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है? लिनफे ने हल्का सा हैरानी से सोचा। उसने उड़ान रोक दी, फिर नीचे डाइव करते हुए जमीन पर उतरा, सीधे उस लेजर्ड मैन के सामने जो चिल्ला रहा था। शुशा, लिनफे के लैंड करते ही घने और अंधेरे जंगल से दो और लाइजर्ड मैन वॉरियर्स हथियारों के साथ बाहर निकले। आगे थोड़ा और जाने पर मानशन ट्राइब का एक्चुअल कंट्रोल एरिया शुरू हो जाता है। सिद्धांत रूप से यहां गार्ड्स नहीं होने चाहिए। लिनफे ने सामने खड़े तीनों लाइजर्डमैन वॉरियर्स को देखते हुए सोचा। जिस लाइजर्डमैन ने उसे रोका था उसने सवाल किया, तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो और क्या करने आए हो? लिनफे ने थोड़ा सोचा, फिर चेहरे पर स्कार्स वाले लाइजर्डमैन से बोला, मैं एक ट्रेडर हूं। मेरा कोई फिक्स्ड ठिकाना नहीं है। मैंशन ट्राइब में थोड़ा बिजनेस करने जा रहा हूं। खाली हाथ आकर खुद को ट्रेडर कहते हो? तीनों लाइजर्डमैन ने मन ही मन सोचा, लिनफे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। तो क्या मैं आगे जा सकता हूं? लिनफे ने शांति से पूछा। जा तो सकते हो, स्कार वाले लेजर्डमैन वॉरियर ने कहा, लेकिन सलाह है कि आगे मत जाओ। आगे मानशन ट्राइब और लिशन ट्राइब के बीच वॉर चल रही है। अगर बिजनेस ही करना है तो लिंक्टी सिटी चले जाओ, वरना सेकंड स्टेज मिडिल लेवल की स्ट्रेंथ लेकर कब कैसे मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लिनफे ने उसकी बात सुनकर हल्का सा समझ लिया। उसकी भौहें सिकुड़ी। तुम लोग इनकी सिटी से हो, है ना? नजर तेज है, छोटे ट्रेडर। दूसरे लाइजर्ड मैन वॉरियर्स बोले, दोनों बड़े ट्राइब्स आग की तरह लड़ रहे हैं। हमारे कैप्टन ने पहले ही समझा दिया है, अगर समझदारी है तो आगे मत बढ़ो। ये वही बात है जो इक्ष्वानी ने पहले बताई थी। लिनफे मन में मुस्कुराया। लिंक्टी सिटी ने मानशन ट्राइब की तरफ जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। इतनी जल्दी सामना हो जाएगा ये नहीं सोचा था। वो आगे बढ़ा। तीनों लाइजर्डमैन वॉरियर्स को बाईपास करके मानशन ट्राइब की ओर जाने की तैयारी करते हुए बोला, रिमाइंडर के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं फिर भी मैंशन ट्राइब जाकर देखना चाहता हूं। कितना जिद्दी व्यापारी है, स्कार वाला लाइजर्डमैन कैप्टन मन में झुंझलाया। इतना साफ मना किया, फिर भी जाना चाहता है। सिटी लॉर्ड ने निकलने से पहले साफ कहा था, मैंशन ट्राइब की तरफ जाने वाले हर मेन रोड को गार्ड करना है। लिंशुई सिटी से कोई भी सप्लाईज अंदर नहीं जाने देना है और इन मर्चेंट्स पर खास नजर रखनी है। ये चुपके से मैंशन ट्राइब को मटेरियल्स पहुंचा सकते हैं। कई थॉट्स एक पल में दिमाग से गुजरे। स्कार वाले लाइजर्ड मैन कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया। उसने लिनफे की ओर उंगली करके चिल्लाया, इसे पकड़ लो। दो चेनमेल पहने लाइजर्ड मैन वॉरियर्स आगे बढ़े और लिनफे के कंधों को दबा दिया। तो ये लोग किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे। लिनफे ने मन ही मन सोचा।
उसने हल्का सा शरीर झटका और दोनों वॉरियर्स को आसानी से झटक पीछे फेंक दिया। धड़ाम! स्कार वाला कैप्टन ये देखकर चौंक गया। उसका चेहरा बदल गया और गुस्से के साथ उसने अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को मोबिलाइज किया। उसके हाथों में ऑरा इकट्ठा होने लगी। पल भर में एनर्जी ने उसकी हथेलियों को लपेट लिया। वो मंत्र सा बुदबुदाया, अगर मैं नहीं हिलता तो दुश्मन भी नहीं हिलेगा। आवाज गिरते ही उसके जुड़े हुए हाथों से पानी की लहरों जैसे गोल्डन रिपल्स फैले, जो धीरे लेकिन मजबूती से लिन फे की ओर बढ़े। अगले ही पल गोल्डन रिपल्स से छूते ही लिन फे को ऐसा लगा जैसे वो कीचड़ में फंस गया हो। दिमाग तो चल रहा था, लेकिन शरीर पर उसका कंट्रोल खत्म हो गया। धम धम धम! लिन फे के शरीर के चारों ओर हवा के छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स हुए, जैसे मिनी फायरवर्क्स। वो ब्रूट फोर्स से उस इम्प्रिजनमेंट इफेक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। स्कार वाला कैप्टन भौहें चढ़ा बैठा। ये ट्रेडर जो को सेकंड स्टेज मिडिल लेवल बता रहा था, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। जल्दी करो, सब मिलकर इसे पकड़ो, उसने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज के साथ ही जंगल से और लिजर्डमैन वॉरियर्स बाहर निकल आए। आगे दौड़कर आने वाले सेकंड स्टेज अर्ली और मिडिल लेवल के थे, और पीछे वाले सिर्फ फर्स्ट स्टेज पीक लेवल के। पीछे वालों की कॉम्बैट पावर कम थी, वो बस हौसला बढ़ाने आए थे। असल लड़ाई के लिए सेकंड स्टेज अर्ली लेवल और ऊपर के वॉरियर्स ही काम के थे। इम्प्रिजनमेंट एबिलिटी काफी सॉलिड है, लिनफे ने मन में सोचा। सेम स्ट्रेंथ पर मेरी मेंटल पावर इम्प्रिजनमेंट इससे बेहतर नहीं होगी। इससे पहले कि वो पूरी तरह घिर जाता, लिनफे ने अपनी ताकत थोड़ी और बढ़ाई और कैप्टन की एबिलिटी को तोड़ दिया। फिर वो एक लाइटनिंग फास्ट गति से आगे बढ़ा, आफ्टर इमेजेस की लकीर छोड़ते हुए सीधे स्कार वाले लाइजर्डमैन कैप्टन की ओर। लिनफे ने तय कर लिया था, इन रास्ता रोकने वाले वॉरियर्स को थोड़ा लेसन देना जरूरी है, ताकि उन्हें समझ आए कि उनकी नजर में मामूली दिखने वाला ये छोटा ट्रेडर इतना आसान टारगेट नहीं है। उसी पल स्कार वाले कैप्टन के सामने एक फिगर आ खड़ा हुआ। वो था एक लेजर्डमैन वॉरियर, भूरे लेदर आर्मर में, लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा, औसत हाइट से काफी छोटा। वो शांत नजरों से लिन फे को देखता रहा, फिर छलांग लगाकर हथेली से एक पाम स्ट्राइक मारी। शुरुआत में उसकी हथेली नॉर्मल थी, लेकिन स्ट्राइक के बीच में काली लैकर जैसी चीज फैलने लगी, हथेली से होते हुए बाहों तक, और पल भर में पूरा शरीर किसी काले लैकर की मूर्ति जैसा दिखने लगा। क्लैंग! हथेली लिन फे की छाती पर आ लगी। वो ऐसा उछला जैसे किसी सीज रैम ने टक्कर मार दी हो। धड़ाम! हवा में कई पलटियां खाते हुए लिन फे जमीन पर गिरा और सीधे जमीन में दरारें पड़ गई। वो आराम से अपनी छाती पर लगे कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और अचानक सामने आए उस काले रंग से ढके लिजर्डमैन वॉरियर को देखा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, काफी ताकतवर हो। थर्ड स्टेज अर्ली लेवल की स्ट्रेंथ वाला वो लिजर्डमैन वॉरियर एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा रंग बदल चुका था। वो गंभीर नजरों से लिन फे को देख रहा था। उसे साफ पता था कि अभी जो पाम स्ट्राइक उसने मारी थी वो कितनी खतरनाक थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सामने खड़ा ये व्यापारी, जिसकी स्ट्रेंथ साफ तौर पर सेकंड स्टेज मिडिल लेवल लग रही थी, बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। स्कार वाले चेहरे वाला लिजर्डमैन कैप्टन भी अब लिन फे की असामान्यता समझ चुका था। वो उसे घूरते हुए बोला, अभी खुद ही वापस चले जाओ और मानशन ट्राइब जाने की जिद छोड़ दो। हम इसे ऐसे मान लेंगे जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। लिनफे ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है। लेकिन ठीक शब्द पूरा होते ही उसका शरीर फिर से आफ्टर इमेज में बदल गया और वो बिजली की तरह आगे चपटा। इस बार उसका टारगेट लिजर्डमैन कैप्टन नहीं था, बल्कि वो ब्लैक लैकर से ढका लिजर्डमैन वॉरियर था। काले मेटल जैसी टेक्सचर से ढका शरीर लिए उस वॉरियर ने फिर से हाथ उठाया और तेज हवा के साथ लिनफे की छाती पर पाम स्ट्राइक मारी। लेकिन इस बार लिनफे उड़ा नहीं। उसने सामने वाले की बाह को पकड़कर उसके जॉइंट पर रोक लिया और चमकती हुई मुट्ठी से लगातार उसके चेहरे पर वार करने लगा। डैंग! 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 जोरदार आवाज गूंज उठी। चेहरे पर लगातार पड़ते वारों से ब्लैक लैकर लाइजर्डमैन वॉरियर पीछे हट गया। दोनों ने कुछ ही पलों में दर्जन भर मूव्स बदले, लेकिन फिर से वही वॉरियर दबाव में आ गया। लिन फे ने उसकी कलाई पकड़ी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए, एक क्लीन क्रॉस शोल्डर थ्रो लगाया और उसे जमीन पर दे मारा। धड़ाम! मानशन ट्राइब की ओर जाने वाली यह सड़क अभी अभी पक्की की गई थी। एंटें हवा में उछल गई और जमीन पूरी तरह फट गई। लिनफे ने घुटना उसके गले पर टिकाया।
उसकी दोनों मुट्ठियां आफ्टर इमेजेस बन गई और वो लगातार उसके सिर पर बरसने लगी। डैंग, डैंग, डैंग। सुनहरी मुट्ठियां घंटी की तरह बजती रहीं। आवाज और शॉकवेव ने सड़क के दोनों तरफ की घास और पेड़ों को हिला दिया। ब्लैक लैकर लाइजर्डमैन वॉरियर बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। वो बस अपना चेहरा ढककर मार सहने पर मजबूर था। रुको! अपने साथी को बुरी तरह पिटते देख लाइजर्डमैन कैप्टन दहाड़ा और उसने फिर से अगर मैं नहीं हिलता तो दुश्मन भी नहीं हिलेगा एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। लेकिन इस बार भी कोई असर नहीं। गोल्डन रिपल्स लिनफे से टकराई पर उसकी मुट्ठियां एक पल के लिए भी नहीं रुकी। हा! अपनी एबिलिटी बेअसर होते देख लेजर्डमैन कैप्टन ने कमर से लटकती तलवार खींची, साइकिक एनर्जी से भरी ब्लेड के साथ सीधे लिनफे पर टूट पड़ा। लिनफे ने बस एक नजर डाली और अपना हमला रोक दिया। वो सीधा खड़ा हुआ। लंबी तलवार उसके सामने आई तो उसने बाएं हाथ से बिल्कुल सटीक जगह पर ब्लेड की सरफेस पर थपकी मार दी। लेजर्डमैन कैप्टन की दाहिनी हथेली लगभग हथियार छोड़ ही बैठी। इतनी जबरदस्त ताकत, वो दहशत में बुदबुदाया। तलवार दूर उड़ते ही लिनफे ने वही किया जो अभी अभी उसके साथ किया गया था। उसने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कैप्टन की छाती पर एक सीधी पाम स्ट्राइक मारी। धड़ाम! भारी आवाज के साथ कई हड्डियां टूटने की साउंड आई। लिजर्डमैन कैप्टन ने मुंह से खून उगला और उड़ता हुआ दूर घास में जा गिरा। लिनफे ने हाथ पीछे खींचा, फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई दबाई। उसकी नजर उस ब्लैक लैकर वॉरियर पर गई जो जमीन पर पड़ा बेहोश हो चुका था। चमड़ी मोटी है, लिनफे ने ठंडे स्वर में कहा, फिर भी पीटे बिना रहा नहीं जाता। चारों ओर खड़े लिजर्डमैन वॉरियर सन्न थे। उनके दो कमांडर्स, थर्ड स्टेज अर्ली लेवल की स्ट्रेंथ वाले, इस साधारण से दिखने वाले व्यापारी ने 2-3 चालों में हरा दिए थे। डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। ऐसा इंसान अगर चाहे तो उन्हें खत्म करना सिर्फ कुछ पलों की बात थी। लिनफे खुद को दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला इंसान मानता था, लेकिन अच्छाई की भी एक हद होती है। उसने साफ साफ बात की थी। फिर भी सामने वाले उस पर जबरदस्ती थोपना चाहते थे। जब उसने सिर्फ सेकंड स्टेज मिडिल लेवल की स्ट्रेंथ दिखाई तो ये लोग स्ट्रांग बनकर वीक को दबाने पर उतर आए। ये बात लिनफे को अंदर से चुभ गई। अगर सच में स्ट्रांग और वीक की बात करे तो आज तक उससे ज्यादा ताकतवर उसे मिला ही नहीं था। इतनी ताकत होने के बावजूद उसने कभी फोर्स से दूसरों को दबाने का नहीं सोचा। और ऐसे ही मूड में ये ब्लैक लैकर वॉरियर आकर ऐसे पेश आया जैसे लिनफे कोई मामूली चिकन डॉग हो जिसे एक पाम स्ट्राइक में उड़ा दिया जाए। नतीजा बस मोटी चमड़ी वाला सैंडबैग निकला। लिनफे ने चारों तरफ देखा। हथियार पकड़े लिजर्डमैन वॉरियर्स उसे घेर तो रहे थे, लेकिन असल में डर से जमे हुए थे। उसने तिरस्कार से स्नॉट किया, फिर जमीन से 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा उछला और सीधे मेंशन ट्राइब की दिशा में उड़ गया। हूं। काफी देर तक कोई भी लिजर्डमैन वॉरियर सांस तक नहीं ले पाया। जब लिनफे पूरी तरह गायब हो गया, तब जाकर सबकी अटकी हुई सांस छूटी। फिर धीरे धीरे आपस में बातें शुरू हुई। आज तो लगा था जिंदा नहीं बचेंगे, फर्स्ट स्टेज पीक लेवल वाला एक वॉरियर बोला। सही कहा। सेकंड स्टेज अर्ली लेवल वाला बोला, अगर वो हम पर टूट पड़ता तो कोई भी नहीं बचता। बातें छोड़ो, सेकंड स्टेज मिडिल लेवल वाला बोला, चलो देखो कैप्टन और डेप्यूटी कैप्टन जिंदा है या नहीं। दोपहर का समय था। तेज गर्मियों का सूरज सीधे आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। इसी वक्त दूर से एक लिजर्डमैन कैवलरी स्क्वाड दिखाई दी। आगे चल रहा वॉरियर डार्क गोल्डन आर्मर पहने था। वो एक शानदार माउंट पर सवार था और उसके पीछे उसके अधीनस्थ पूरी स्पीड से दौड़ते आ रहे थे। दृश्य बेहद इंपोजिंग था। रुको! कैवलरी ने धीरे धीरे रफ्तार कम की और उसी जगह रुक गई जहां थोड़ी देर पहले लिनफे और लाइजर्डमैन की लड़ाई हुई थी। घोड़े पर सवार थर्ड स्टेज हाई लेवल की स्ट्रेंथ वाला लाइजर्डमैन वॉरियर मौके पर फैले बैटल मार्क्स देखकर भौहें चढ़ा बैठा। यहां गार्ड करने वाले सब मर गए क्या? उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसकी आवाज दूर तक गूंजी। कुछ ही सेकंड बाद दूर जंगल से सरसराहट की आवाज आने लगी। दूर जंगल में शाखाएं और पत्ते हिलने लगे और 20 से ज्यादा लाइजर्डमैन वॉरियर्स जंगल से बाहर निकले। उनमें आगे चल रहे दो थर्ड स्टेज अर्ली लेवल के लिजर्डमैन वॉरियर्स काफी बदहवास हालत में थे। एक की छाती पर पट्टियां बंधी थीं, तो दूसरे के सिर पर मोटी गौज लिपटी हुई थी। जंगल से निकलते ही वे तेजी से उस थर्ड स्टेज लाइजर्डमैन वॉरियर की ओर दौड़े जो घोड़े पर सवार होकर चिल्ला रहा था, मास्टर जार्डेंग। जंगल से निकले लाइजर्डमैन वॉरियर्स ने घोड़े पर बैठे वॉरियर को सल्यूट किया। तुम लोग जिंदा हो?
जर्डेंग ने ऊपर से उन्हें देखते हुए कहा। दोनों घायल लाइजर्डमैन वॉरियर्स ने सिर झुका लिया। वे चुप रहे और दिल ही दिल में बेहद आहत थे कि वे उस व्यापारी को रोक नहीं पाए। बताओ, आखिर हुआ क्या? जार्डेंग ने गहरी आवाज में पूछा। इसके बाद दोनों घायल लाइजर्डमैन वॉरियर्स ने कुछ देर पहले हुई सारी घटनाएं एक एक करके विस्तार से बता दी। जार्डेंग की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वो व्यापारी लिनशुई सिटी ने भेजा होगा, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ये बात सही नहीं लगी। अगर लिनशुई सिटी का सिटी लॉर्ड वाकई मानशन ट्राइब तक किसी को भेजता, और वो भी अकेले, तो उसके लिए इन गार्ड्स से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सीधे मैंशन ट्राइब चला जाता। जार्डेंग ने सिर घुमाकर पास में पड़े बैटल मार्क्स की ओर देखा, फिर दोनों घायलों से पूछा, तुम कह रहे हो कि उस व्यापारी के शरीर से सिर्फ सेकंड स्टेज मिडिल लेवल की साइकिक एनर्जी महसूस हो रही थी, फिर भी तुम लोग पूरी तरह हेल्पलेस हो गए? हाँ, दोनों घायल लिजर्डमैन कैप्टन्स ने शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाया। फिर उनमें से एक ने जोड़ा, हमें भी समझ नहीं आया। वो साफ तौर पर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ छिपा रहा था। लड़ाई के बाद हमने आपस में एनालाइज किया। उसकी असली कॉम्बैट पावर थर्ड स्टेज हाई लेवल तक नहीं होनी चाहिए। अगर होती तो हम दोनों उसके हमलों से इतनी आसानी से बच नहीं पाते। तभी जर्डेंग का डेप्यूटी, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, थोड़े गर्व भरे स्वर में बोला, मास्टर जार्डेंग, मुझे लगता है वो व्यापारी बस रास्ते से गुजर रहा था। अपनी स्ट्रेंथ के भरोसे उसने गार्ड्स की बात नहीं मानी और जबरदस्ती आगे बढ़ गया। लेकिन वो ये भी जानता था कि लिंक्टी सिटी से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए उसने डेडली मूव्स इस्तेमाल नहीं किए। जार्डेंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, ताकि ऐसा दोबारा न हो। याद रखो, जो कैरावेंस मैंशन ट्राइब को सप्लाईज ले जा रही हो, उन्हें जरूर रोको। लेकिन इस तरह के एम्प्टी हैंडेड मर्चेंट्स को सीधे जाने दो। उनसे टकराव का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे लिंक्टी सिटी की इमेज ही खराब होगी। जी, मास्टर जार्डिंग। गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल रहे लाइजर्डमैन वॉरियर्स ने एक साथ जवाब दिया। सारी बातें तय करने के बाद जार्डिंग अपनी कैवलरी टीम के साथ इस मेन रोड को छोड़कर अगली जगह की जांच के लिए निकल गया। हूं हूं, हवा की आवाज गूंजती रही और लिनफे खुले आसमान में आजाद पक्षी की तरह उड़ रहा था। जिन लिजर्डमैन वॉरियर्स ने कुछ देर पहले उसका रास्ता रोका था, उन्हें हराने के बाद कुछ ही मिनटों में उसे दूर धुंधले से इमारतों के समूह दिखाई देने लगे। लगता है मैं पहुंचने ही वाला हूं। सप्लाईज करने के बाद मंशन ट्राइब में थोड़ा घूमूंगा। अगर सब ठीक रहा तो अगला शहर लिजर्ड आइलैंड का ही होगा। लिनफे ने मन ही मन योजना बनाई, लेकिन तभी शू शू शू, अचानक तेज और चीरती हुई आवाजें गूंज उठी। नीचे घनी घास से तीरों की एक डेंस बारिश आसमान में उड़ रहे लिनफे की ओर चली। ये कोई साधारण तीर नहीं थे। हर तीर की नोक पर ओरा चमक रही थी और हवा में उड़ते हुए वे अपने आप और तेज हो रहे थे। अचानक हुए हमले पर लिनफे ने तुरंत हवा में रुककर माइंड पावर बैरियर खड़ा कर लिया। धड़ाम, 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 ओरा से भरे तीर उस बैरियर से टकराए और धमाकों जैसी आवाजें गूंजने लगी, मानो सामने बम फट रहे हों। कैप्टन, आसमान वाले पर हमारा हमला असर नहीं कर रहा। अब क्या करें? नीचे झाड़ियों से धीमी आवाज आई। लिनफे ने अपनी परसेप्शन फैलाई और झाड़ियों के अंदर झांका। उसे तुरंत दर्जनों साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हुए। जब नीचे छिपे लोग उससे निपटने की चर्चा कर रहे थे, लिनफे ने भी अपना जवाब तय कर लिया। लिनफे हमेशा एक बात मानता था, कम एंड नॉट बी इनडिसेंट। जब सामने वाला हमला करे तो जवाब देना जरूरी होता है। उसने दाहिना हाथ बढ़ाया और तर्जनी से उस जगह की ओर इशारा किया जहां से साइकिक एनर्जी महसूस हो रही थी। फूम, उसकी उंगली पर छोटी सी आग की लौ जली। 3 सेकंड के अंदर ही वो लौ फैलती चली गई और 5 मीटर व्यास का विशाल फायरबॉल बन गई। कैप्टन, इतना बड़ा फायरबॉल! झाड़ियों में छिपे लोग घबराकर चिल्लाए। जाओ, लिनफे ने हल्के स्वर में कहा, और फायरबॉल नीचे घास की ओर उड़ गया। सब लोग फैल जाओ, एक शांत लेकिन तेज आवाज में किसी ने आदेश दिया। क्योंकि ये इलाका मानशान ट्राइब की सीमा में आता था, लिन फे ने भी अंदाजा लगाया कि नीचे छिपे लोग उनकी पेट्रोल टीम ही होंगे। इसीलिए इस हमले में उसका इरादा मारने का नहीं था। फायरबॉल देखने में बेहद खतरनाक था, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी धीमी थी। नीचे छिपे लेजर्डमैन वॉरियर्स के पास भागने के लिए काफी वक्त था। फायरबॉल जमीन से टकराया और जबरदस्त धमाका हुआ।
जो वॉरियर्स बचकर निकले थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जहां वे छिपे थे वहां अब सब कुछ राख बन चुका था। आग की लहर चारों ओर फैली और उन्हें इस फायरबॉल की असली ताकत का एहसास हुआ। अच्छा हुआ हम जल्दी भाग गए, वरना सब खत्म हो जाता। एक लजर्डमैन वॉरियर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। लिनफे नीचे झुका और उड़ते हुए सबसे ताकतवर लजर्डमैन वॉरियर के सामने उतरा। वो सिर्फ थर्ड स्टेज मिडिल लेवल की स्ट्रेंथ वाला था। लिनफे ने उसे घूरते हुए गहरी आवाज में पूछा, बिना वजह मुझ पर हमला करने का मतलब क्या था? लिनफे पर हमला करने वाला लिजर्डमैन कप्तान अपने हाथ में हथियार कसकर पकड़े हुए था। वह उस आउटसाइडर को घूर रहा था जिसके साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस साफ तौर पर कमजोर दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। उसने मन को शांत किया और बोला, हमारी मानशन ट्राइब ने एक महीने से भी पहले एयरस्पेस बैन जारी किया था। जो भी उड़कर हमारी ट्राइब में घुसता है उस पर हमला किया जाएगा। एयरस्पेस बैन? यीशुनी ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। लिनफे ने मन ही मन सोचा। असल में नी को दोष नहीं दिया जा सकता था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि लिनफे के पास उड़ने की एबिलिटी होगी। और जब नी को पता चला भी, तब तक लिनफे उसे कुछ बताने का मौका दिए बिना ही उड़ चुका था। क्योंकि मनशान ट्राइब और लीशान ट्राइब के बीच युद्ध चल रहा था, ऐसे हालात में ऐसा आदेश जारी होना बिल्कुल जायज था। इसलिए सच्चाई जानने के बाद लिनफे ने पहले हुए हमले की बात को ज्यादा नहीं खींचा। मुझे लिनशुई सिटी के सिटी लॉर्ड ने आप लोगों के लिए सप्लाईज पहुंचाने भेजा है। कृपया मुझे अपनी ट्राइब के एल्डर्स से मिलवा दीजिए। लिनफेई ने हमेशा की तरह बिना किसी घुमाव के सीधे मुद्दे पर बात रखी। तुम कह रहे हो कि तुम्हें लिनशुई सिटी के सिटी लॉर्ड ने सप्लाईज देने भेजा है? यह सुनकर पेट्रोल टीम का कप्तान चौंक गया। अगर यह बात सच थी तो वह तो ऑलमोस्ट फ्रेंडली फोर्सेस को नुकसान पहुंचा देता। यह एक बड़ा अपराध था। लिनफेई समझ गया कि बिना सबूत के सामने वाला उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, डायमेंशनल स्पेस से एक दस्तावेज निकाला और सप्लाईज की लिस्ट उसे थमा दी। उस लिस्ट में न सिर्फ यह दर्ज था कि लिनशुई सिटी ने मानशान ट्राइब को कितनी सामग्री दी है, बल्कि उस पर लिनशुई सिटी के सिटी लॉर्ड की सील भी लगी हुई थी। यह उसकी पहचान का सबसे मजबूत सबूत था। मानशान ट्राइब के पेट्रोल कैप्टन ने लिस्ट ली और खोली। सबसे पहले उसकी नजर उस पर दर्ज ढेर सारी सामग्री पर पड़ी और उसके चेहरे पर अनायास ही खुशी की मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने सील चेक की। जब उसकी ऑथेंटिसिटी पक्की हो गई तो उसने लिस्ट वापस लिनफे को दी और सच्चे दिल से माफी मांगी। इस मैसेंजर से बहुत बड़ी गलती हो जाती। थोड़ी देर पहले मैं आपको घायल ही कर देता। कोई बात नहीं, मुझे अपने एल्डर्स से मिलवा दीजिए। सिटी लॉर्ड ने जो सप्लाईज मुझे सौंपी है उन्हें जल्दी सौंपकर मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। वैसे मेरा नाम, मुझे एनवॉय मत कहिए। मैं बस एक आम ट्रेडर हूं जिसे इधर उधर घूमना पसंद है। लिनफे ने हाथ हिलाते हुए कहा। पेट्रोल कैप्टन ने सिर हिलाया। मेरा नाम जॉर्ड पैलेस है। अगर आपको एनवॉय कहलाना पसंद नहीं तो मैं आपको बॉस लिन कहूंगा। ठीक है। लिनफे मुस्कुराया। इसके बाद जॉर्ड पैलेस ने अपने डेप्यूटी को इलाके की पेट्रोल जारी रखने का आदेश दिया और खुद लिनफे को एल्डर्स से मिलने ट्राइब के अंदर ले गया। लिनफे को पता था कि मानशान ट्राइब की पॉपुलेशन लगभग 40,000 है। बड़े ट्राइब्स में इसकी ताकत काफी अच्छी मानी जाती थी और जिन लिशन ट्राइब से उनका युद्ध चल रहा था उनकी पॉपुलेशन भी लगभग उतनी ही थी। अगर ये दोनों ट्राइब्स जो असल में कभी एक ही फैमिली थे फिर से एक हो जाते तो सीधे लार्ज ट्राइब की सीमा तोड़कर सिटी बना सकते थे और लिनशुई सिटी जैसी पावर बन सकते थे। अफसोस, इतने सालों में दोनों एक दूसरे को मना नहीं पाए। उल्टा छोटे छोटे विवादों ने दुश्मनी को और गहरा कर दिया। इस बार एक ऐसे डिस्प्यूटेड इलाके में साइकिक वेन मिल गई जिसे पहले दोनों ने नजरअंदाज किया था। यही चिंगारी बनी और बरसों से जमा गुस्सा भड़क उठा। युद्ध अब टलना नामुमकिन था। 40,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाली लार्ज ट्राइब, चाहे इकोनॉमी हो, मैन पावर हो या वॉर स्ट्रेंथ, हर मामले में मीडियम ट्राइब से कहीं आगे होती है। जॉर्ड पैलेस के साथ चलते हुए लिनफे मानशन ट्राइब के भीतर दाखिल हुआ। ट्राइब की बिल्डिंग्स देखते हुए और लिनशुई सिटी की तस्वीर मन में लाते हुए उसे साफ महसूस हुआ कि लार्ज ट्राइब्स भले ही मीडियम ट्राइब से ज्यादा मजबूत हों, लेकिन सिटी बनाने वाली पावर्स से अभी भी काफी पीछे हैं। मानशन ट्राइब में लकड़ी और पत्थर के घर सड़कों के दोनों ओर बिखरे हुए थे।
आमतौर पर यह वह समय होता जब छोटे व्यापारी बाहर निकलकर कारोबार करते, लेकिन युद्ध की वजह से ट्राइब पूरी तरह कंट्रोल में थी। बिना जरूरत किसी को बाहर घूमने की इजाजत नहीं थी। लिजर्ड वॉरियर्स की टीमें लगातार पेट्रोल कर रही थी और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी यूनिट्स भी ट्राइब के भीतर ट्रांसफर की जा रही थीं। इस उदास और दबे हुए माहौल को महसूस कर लिनफेई ने सोचा, ऐसे हालात में यहां ज्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं। सप्लाई सौंपते ही सीधे अगली जगह निकल जाना बेहतर होगा। कुछ देर चलने के बाद जार्ड पैलेस उसे आखिरकार एल्डर्स के रेजिडेंस तक ले आया। सामने बड़े ट्राइब के चीफ का निवास देखकर लिनफेई ने अनायास ही उसकी तुलना लिंशुई सिटी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन से कर ली। मानशन ट्राइब के एल्डर्स की मैंशन का एरिया लिंशुई सिटी लॉर्ड्स मैंशन के लगभग आधे के बराबर था। बाहर से लेकर अंदर तक उसकी लक्जरी भी उससे काफी कम थी। लगता था मानशन ट्राइब की लीडरशिप को अच्छी तरह एहसास था कि उनके पास सिटी बनाने की हैसियत नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने रेजिडेंस को जरूरत से ज्यादा भव्य नहीं बनाया। बेशक चाहें तो वे भी वैसी लक्जरी बना सकते थे, लेकिन ऐसा करने पर दूसरे ट्राइब्स की हंसी का पात्र बनना तय था। जार्ड पैलेस ने आगे बढ़कर गेट पर तैनात लिजर्ड वॉरियर्स से कुछ कहा। तुरंत ही उनका सख्त रवैया बदला और उन्होंने लिन फेई को हैरानी और उत्सुकता भरी नजरों से देखा। इनकी रिएक्शन देखकर लगता है कि मानशन ट्राइब को सच में सप्लाईज की कमी है। लिन फेई ने मन ही मन अंदाजा लगाया। इसके बाद जार्ड पैलेस बिना किसी रुकावट के लिन फेई को एल्डर्स की मैंशन के अंदर ले गया। 7 मोड़ और 8 घुमाव पार करते हुए काफी दूर चलने के बाद लिन फेई खुद को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया। ये क्या है? स्पिरिट वर्ल्ड में लिजर्ड लोगों के घर इतने घुमावदार क्यों होते हैं? क्या इन्हें सच में रास्ता भटकने का डर नहीं लगता? कुछ देर बाद वे एक जगह पहुंचे जो लिंशुई सिटी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन की रिसेप्शन हॉल जैसी लग रही थी। जार्ड पैलेस ने लिन फेई को वहां बैठने के लिए कहा और बोला, बॉस लिन, मेरा काम यहां तक था। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हमारे एल्डर्स हाथ का काम निपटाते ही आपसे मिलने आ जाएंगे। फेई ने सिर हिलाया और लाइजर्ड पैलेस से कहा, धन्यवाद रास्ते में मुझे यहां तक ले आने के लिए। कोई बात नहीं, यह सब मेरा ही काम है। इलिया मुस्कुराया, फिर मुड़कर चला गया। उसे जल्दी से अपनी पेट्रोल टीम के पास लौटना था। यह युद्ध का समय था और टेरिटरी में पेट्रोल बेहद जरूरी थी। अगर लिन फेई लिंशुई सिटी से सप्लाईज लाने वाला मैसेंजर न होता तो आम हालात में वह उसे खुद मैंशन ट्राइब तक नहीं लाता। जार्ड पैलेस के जाने के बाद लिन फेई रिसेप्शन हॉल में अकेला बैठ गया। उसने वहां रखी चाय का एक घूंट लिया और शांति से मैंशन ट्राइब के एल्डर्स का इंतजार करने लगा। आखिरकार लिन फेई लिंशुई सिटी का प्रतिनिधि था और सप्लाईज देने आया था, इसलिए उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद रिसेप्शन हॉल के बाहर कॉरिडोर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सबसे पहले एक लिजर्ड मैन अंदर आया जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके पीछे 5 और लिजर्ड मैन थे। सभी को कम या ज्यादा चोटें आई हुई थी। लिन फेई ने चाय का कप नीचे रखा, खड़ा हुआ और उन लिजर्ड मैन को देखते हुए मन ही मन बोला, लगता है मंशन ट्राइब के हाई रैंकिंग मेंबर्स भी घायल हुए हैं। लिशन ट्राइब के साथ लड़ाई काफी फियर्स रही होगी। जिस लिजर्ड मैन के हाथ पर पट्टी थी वह आगे बढ़ा। उसने पहले ही लिन फेई के बारे में कुछ जानकारी ले ली थी। वह पास आकर बोला, हेलो बॉस लिन, मैं मनशन ट्राइब का एल्डर यिटियन फेंग हूं। आपका हमारी मनशन ट्राइब में स्वागत है। हेलो एल्डर यिटियन फेंग। लिन फेई ने डायमेंशनल स्पेस से सप्लाईज की वही लिस्ट निकाली और यिटियन फेंग को दे दी। ये देखकर कि लिन फेई ने हवा में से चीज निकाल ली, मानशन ट्राइब के सभी लोगों की भौहें उछल गई। वे तुरंत समझ गए कि सामने खड़ा ये ट्रेडर एक रेयर स्टोरेज स्पेस टाइप एबिलिटी रखता है। यिचियन फेंग ने लिस्ट लेकर ध्यान से पढ़ी। युद्ध की वजह से ट्राइब की सप्लाईज लगातार कम हो रही थीं और इससे वह पहले से ही थोड़ा एंग्शियस था। लेकिन जब उसने यह उदार लिस्ट देखी तो उसके दिल को सुकून मिला और चिंता फिलहाल दूर हो गई। सिटी लॉर्ड लाइजर्डनी का हम सच में बहुत आभार मानते हैं। ये सप्लाईज बिल्कुल सही समय पर पहुंची हैं, मानो हमारी इमरजेंसी को हल कर दिया हो। यी चियनफेंग मुस्कुराते हुए बोला और अपने आदमियों को मैन पावर तैयार करने का आदेश देने ही वाला था। किसी को भेजने की जरूरत नहीं। लिन फेई ने उसे रोकते हुए कहा, आप मुझे सीधे उस वेयरहाउस तक ले चलिए जहां आप सप्लाईज रखते हैं। मैं वहीं सारी चीजें निकालकर आपको सौंप दूंगा। बॉस लिन, आप ये क्या कह रहे हैं? यी चियनफेंग और उसके आदमियों ने हैरानी से पूछा।
सप्लाईज मेरे साथ ही हैं। मुझे स्टोरेज की जगह तक ले चलिए, मैं वहीं सब निकाल कर दे दूंगा। लिन फेई ने फिर से दोहराया। ये चेन फेंग और उसके लोग काफी पजल्ड थे, लेकिन लिन फेई लिनशुई सिटी के सिटी लॉर्ड का प्रतिनिधि था। ज्यादा सवाल करना उनके लिए ठीक नहीं था। आखिरकार वे उसे उस वेयरहाउस की तरफ ले गए जहां सप्लाईज रखी जाती थी। लिन फेई उनके साथ रिसेप्शन हॉल से निकला और एल्डर की मैंशन से बाहर आया। लिनशुई सिटी से अलग मानशन ट्राइब में सप्लाईज एल्डर की मैंशन के भीतर नहीं रखी जाती थी। कुछ देर बाद लिजर्ड मैन उसे एक हेविली गार्डेड जगह पर ले आए। युद्ध के समय सप्लाईज पूरे ट्राइब के लिए लाइफलाइन होती हैं, इसलिए कड़ी सुरक्षा बिल्कुल स्वाभाविक थी। खड़क। यिचेन फेंग के आदमियों ने एक विशाल वेयरहाउस का दरवाजा खोला, जिसका एरिया 1000 से ज्यादा वर्ग मीटर का था। पहले इस वेयरहाउस में आधी सप्लाईज भरी रहती थी, लेकिन हाल की लड़ाइयों में सब लगभग खत्म हो चुकी थी। ये जगह काफी समय से खाली पड़ी थी। लिन फेई ने अंदर जाते ही बिना कुछ कहे डायमेंशनल स्पेस खोल दी और लिनशुई सिटी के सिटी लॉर्ड द्वारा भेजी गई सारी सप्लाईज बाहर निकाल दी। धड़ाम धड़ाम लकड़ी, चावल, तेल, नमक, हथियार, दवायां, हर तरह की सप्लाईज यी चेन फेंग और उसके आदमियों के सामने हवा में से प्रकट हो गई। कुछ ही पलों में जो वेयरहाउस लंबे समय से खाली था, वह तरह तरह की सामग्री से भर गया। ये मानशन ट्राइब के लिजर्डमैन शॉक में भर चुके वेयरहाउस को देखते रह गए। काउंट कर लीजिए। कंफर्म होते ही मुझे निकलना होगा। लिन फेई ने खुले मुंह और अविश्वास से देख रहे यी चियन फेंग और उसके लोगों से कहा, ओह जल्दी आओ। संभलते हुए यी चियन फेंग ने बाहर आवाज लगाई। एक लिजर्डमैन वॉरियर अंदर आया और वेयरहाउस की हालत देखकर वह भी चौंक गया। लेकिन तुरंत ही वह होश में आया और बिना रुके बाहर भागा अपने साथियों को बुलाने। जो 5 घायल लिजर्डमैन यी चियन फेंग के साथ आए थे, वे दूसरों का इंतजार भी नहीं कर पाए। वे आगे बढ़कर सप्लाईज को देखने लगे और हर एक के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बॉस लिन, इन सप्लाईज को काउंट करने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों ना आप मेरे साथ मैंशन लौटकर थोड़ी देर आराम कर ले? आपने हमारी मानशन ट्राइब के लिए इतनी मेहनत की है। यीचियन बोला। पूरे ट्राइब का जिम्मेदार होने के नाते वह चाहता था कि पहले लिन फेई की अच्छे से मेहमान नवाजी करे, भले ही उसका दिल सप्लाईज देखने को मचल रहा था। लिन फेई ने सिर हिलाया। एल्डर यी चेनफेंग, दोबारा मैंशन जाने की जरूरत नहीं। मैं यहीं बैठकर काउंट पूरा होने का इंतजार कर लूंगा। यी चेनफेंग ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर खड़े एक लिजर्डमैन वॉरियर को आदेश दिया, जाओ एक कुर्सी ले आओ। थोड़ी ही देर में लगभग 50 लिजर्डमैन की एक टीम वेयरहाउस में आ गई और तेजी से सप्लाईज की गिनती शुरू कर दी। जहां एक तरफ लिजर्डमैन खुशी से भरे हुए थे, वहीं लिन फेई कुर्सी पर बैठा थोड़ा बोर्ड सा इंतजार कर रहा था। 1 घंटा कब निकल गया, लिजर्डमैन को पता ही नहीं चला। खुशी के पल हमेशा जल्दी गुजरते हैं, लेकिन लिन फेई के लिए ये 1 घंटा काफी लंबा लगा। आखिरकार जब काउंटिंग पूरी हुई तो लिन फेई ने तुरंत पूछा, एल्डर यिचियनफेंग, सप्लाईज की क्वांटिटी सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही। यिचियनफेंग मुस्कुराते हुए बोला, बॉस लिन, आपने हमारे लिए ये सप्लाईज लाकर सच में बहुत बड़ी मदद की है। अब लंच का समय भी हो गया है। कृपया मैंशन चलिए और हमारे साथ भोजन कीजिए।